हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल यानी कि 2 फरवरी को सभी बच्चों का लगभग प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है। कल कुछ बच्चों का फिजिक्स का होगा, कुछ बच्चों का बायोलॉजी का होगा और कुछ बच्चों का केमिस्ट्री का होगा। तो केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए सबसे आसान जो आप ग्राफ पेपर पर बना के लेके जाएंगे एग्जामिनर के सामने, इससे आसान समझ लीजिए और कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत आसान है। इनसे ये है आपका डेनियल सेल। डेनियल सेल में जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उन सभी को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग निश्चित रहिए, आपका एग्जाम जो आएगा प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा होगा। वाइवा में जितने भी बच्चे हैं उनको घबराना नहीं है। कुछ बालिकाएं होती हैं कि बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, सोचती हैं कि कौन आ गया, कैसे होगा वाइवा। तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है, बेफिक्र रहना है। यहाँ पर आप लोग डेनियल सेल बना के लेके जा सकते हैं, जैसे बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखेंगे डेनियल सेल अगर पूछ लेते हैं कि अगर ये आप बना के ले जाते हैं ग्राफ पेपर पे, तो आप एग्जामिनर पूछेगा डेनियल सेल किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि डेनियल सेल, विद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल कहते हैं। क्या बच्चों, क्या मैंने बताया कि विद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल कहते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल को क्या कहोगे बच्चों? विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल कहते हैं। डेनियल सेल अगर पूछा जाए, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि डेनियल सेल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता सकते हो कि डेनियल सेल को भी है, इसको हम और कुछ भी बोल सकते हैं। क्या? जैसे आप इसको बोल सकते हो, नंबर 1 गैल्वनी सेल, गैल्वनी सेल, और इसी सेल को वोल्टीज सेल भी कहते हैं। इसे वोल्टीज सेल भी आप बोल सकते हो। ठीक, तो डेनियल सेल को 3 नाम बोल सकते हैं। डेनियल सेल तो एक है, दूसरा आप बोल सकते हो कि गैल्वनी सेल, इसी का नाम है, और आप इसको बोल सकते हो वोल्टीज सेल। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है दूसरा क्वेश्चन कि डेनियल सेल की खोज किसने की थी, तो डेनियल सेल की खोज आपका फ्रेडरिक डेनियल ने की थी। फ्रेडरिक फ्रेडरिक डेनियल, फ्रेडरिक डेनियल। ठीक है, फ्रेडरिक डेनियल। आप इसको याद कर सकते हो, जैसे कि आप फ्रेडरिक भूल जाते हैं तो डेनियल सेल आप बनाए हैं, डेनियल आप नाम ले लोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पूछता है एग्जामिनर कि डेनियल सेल का विद्युत वाहक, वाहक में वाहक होता है, विद्युत वाहक बल कितना होता है, यानी कि ईएमएफ। एग्जामिनर आपसे चाहे विद्युत वाहक बल पूछे, चाहे आपका ईएमएफ पूछे, तो आपका बताओगे कि डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, ईएमएफ जो होता है वो होता है 1.10 वोल्ट। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका पूछा जाए ईएमएफ कितना होता है डेनियल सेल का, तो आप बता सकते हो कि 1.10 वोल्ट होता है। ठीक, समझ में आया? घबराना नहीं है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता है उसको फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। वहां पर जितने भी बच्चे रहेंगे, मान लो 2 3 5 कुछ बच्चे आए, तो उनको आपको देखना नहीं है कि वो बताएंगे कि वो बताए। अगर आपको आ रहा है तो तुरंत उसका क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। चलिए इसी क्रम में देखते हैं डेनियल सेल का मुख्य अवयव, अवयव कौन सा है। अवयव की बात करें कि यानी कि इस डेनियल सेल में कौन कौन से इलेक्ट्रोड है, ये ZnSO4 क्या है, CuSO4 क्या है, लवर से तुम्हें आप क्या भरे रहते हैं, ये आपसे कुछ पूछ सकते हैं। तो मुख्य अवयव की बात करें तो आपका Zn यानी कि जिंक धातु है, ये बच्चों क्या है, जिंक धातु है, धातु। ठीक है, और है आपका क्या, कापर, कापर धातु। ठीक, तो जिंक अगर बात करें, जिंक धातु किस विलयन में डूबी रहती है, तो आप जानते हो ZnSO4 में, यानी कि ZnSO4 का आप जानते हो नाम जिंक सल्फेट,
जिंक सल्फेट, और कॉपर की धातु को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोए रहते हैं। ठीक है, जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो ऑफलाइन के बैच पढ़े हैं उनको सब ये पता है, उनको कोई जरूरत है, उनको बहुत ज्यादा इन सब चीजों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस वो एक बार वीडियो देख लें। और सभी को मैं अपने बच्चों को जो भी देख रहे हैं वीडियो उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और हमें बताइए कि ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए कैसे बनाया है। ठीक है, मेरा पहला वीडियो है, जाहिर से अगर कुछ भी इसमें कम अच्छा होगा तो निश्चित है आने वाले वीडियो को हम और अच्छा तरीके से आप सबके सामने पेश करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि डैनियल सेल का मुख्य अवयव कौन सा है, तो आप बताओगे कि जिंक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं कि और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, डैनियल सेल में एनोड कौन सा होता है, डैनियल सेल में एनोड कौन सा होता है, तो आप चित्र बना के लेके जाओगे और वहां पर इसको मेज पर या टेबल पर वहां रखोगे तो आपको खुद ही दिखेगा इसमें, ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर। ठीक, जिंक अगर पूछा जाए कि डैनियल सेल में एनोड कौन सा होता है, एनोड वैसे भी आपको दिख रहा है कि कौन सा होगा, तो एनोड भैया जिंक होगा। ठीक, जिंक होगा। अगर पूछा जाए कैथोड होगा, कैथोड कौन होगा, तो बताओगे कॉपर होगा। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें इसमें कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, तो अगर हम एक पात्र में हम ZnSO4 भर लेते हैं, दूसरे पात्र में CuSO4 भर लेते हैं, नाम पूछते हैं तो इसका नाम जिंक सल्फेट, इसका नाम कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट में ये जो इलेक्ट्रोड है जिंक वाली धातु को इलेक्ट्रोड को डुबोएंगे, कॉपर सल्फेट में हम कॉपर इलेक्ट्रोड को डुबोएंगे। ठीक, इस प्रकार इन दोनों विलयनों को हम लवण सेतु से जोड़ देते हैं। अभी बताएंगे लवण सेतु में होता क्या है। ठीक है, परेशान नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखना है तो हम बताएंगे लवण सेतु में क्या होता है। अभी जानिए कि इन दोनों विलयनों को हम एक लवण सेतु से हम यानी कि साल्ट ब्रिज द्वारा दोनों को जोड़ देते हैं। जब तक ये प्यारे बच्चों इसको नहीं जोड़ेंगे तब तक ये रिएक्शन इसमें नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस वैसे रहेगा। ठीक, जैसे ही साल्ट को हम जोड़ते हैं इसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। ठीक, उसमें आपका दो रिएक्शन होगा। जैसे आपका जेडेन जो एनोड है, जेडेन आप जानते हो कि एक ऑक्सीकरण होता है, एक अपचयन होता है। आप सभी को लगभग पता होगा कि ऑक्सीकरण और किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण जैसे हमने बताया कि जिंक जो होता है, जिंक अभिकारक से अगर Zn2 पॉजिटिव हो रहा है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इसमें, अभिकारक से उत्पाद में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो उसमें होता है मेरे प्यारे बच्चों कौन सी अभिक्रिया, एनोड, यानी कि वो एनोड होता है। अगर कॉपर का देखें, कॉपर का 2 पॉजिटिव से होगा यहाँ पर क्या, कॉपर Cu, यानी कि Cu अकेले, यानी कि अभिकारक से उत्पाद में ऑक्सीकरण संख्या कितना है, 0 है यहाँ पे। ठीक, अगर कोई भी तत्व लिखा है, कोई भी तत्व, सिर्फ तत्व की बात कर रहे हैं या यौगिक की बात नहीं कर रहे, तत्व अगर कोई भी तत्व है, अगर उसमें हम पूछे कि ऑक्सीकरण संख्या भैया क्या होता है, तो हमेशा 0 होता है अगर उस पर कोई आयन चार्जेस नहीं होता है तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो जो घटता है तो उसको कौन सी अपक्रिया होगी भैया, वो अपक्रिया अपचयन कहलाती है, अपचयन। ठीक, और अपचयन में हमेशा कौन सा होता है, कैथोड होता है। ठीक, कौन सी मेरे प्यारे बच्चों होता है, कैथोड अभिक्रिया होती है। ठीक, तो इस तरीके से हम जो अभिक्रियाएं आप सबको बताया गया है कि जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अगर इससे आपका एग्जामिनर पूछता है कि इस जो आप बना के लाए हो इसमें कौन सी अभिक्रियाएं हो रही हैं, तो आप बताओगे वहां पर रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। ठीक, रिडॉक्स अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आप सब इतना याद करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना क्वेश्चन हमने आपको बताया है उससे ज्यादा एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, क्या पूछेगा, सबको आपको आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि इसमें लवण सेतु का क्या कार्य होता है।
मुख्य कार्य तो इसी का होता है कि लवण सेतु का, ठीक है। इसमें हम इसको नहीं मिलाते हैं, जैसे लवण सेतु का हम नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, इसको ना मिलाएं, दोनों विलयनों को ना जोड़े तो क्या होगा, कोई रासायनिक अपक्रिया होगी? जी नहीं, कोई अपक्रिया नहीं होगी। तो लवण सेतु का हम इसमें पूछ रहा है क्या कार्य होता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि इसका कार्य क्या होता है, भाई ये बताओ, ये आप जो बना के लाए हो इसमें लवण सेतु का कार्य क्या होता है, तो वहां पे बताओगे कि भैया एग्जामिनर साहब कि लवण सेतु का अगर इससे हम नहीं जोड़ेंगे तो ये अभिक्रिया होगी नहीं, जब अभिक्रिया नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो अभिक्रिया नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो, बता सकते हो उनको कि धारा का अस्थायित्व क्या, धारा का अस्थायित्व बनाए रखता है, अस्थायित्व बनाए रखता है। धारा का अस्थायित्व क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक मिनट, धारा का स्थायित्व बनाए रखता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, बनाए रखता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर पूछा जाए कि लवण सेतु का क्या कार्य होता है तो वहां पर आप लोग बताओगे कि ये लवण सेतु के द्वारा ही इसमें धारा स्थायित्व बना रहता है। एग्जामिनर अगर पूछता है कि लवण सेतु में इसमें कौन सा विलयन भरा होता है, इसमें कौन सा विलयन भरा होता है, तो वहां पर आप बताओगे कि 2 विलयन। वैसे भी आप जानते हो यहाँ पर लिखा है लवण, लवण मतलब साल्ट ना, जिसमें न तो H पॉजिटिव होता है और ना ही OH निगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप लोग बताओगे लवण सेतु यानी कि लवण साल्ट, उसका एक दो हम बता दे रहे हैं, अगर दोनों में से कोई एक भी बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसमें हम भर देते हैं क्या, एक भर देते हैं KNO3, ठीक, KNO3, एक हम पोटेशियम नाइट्रेट भर देते हैं और या तो एक भर देते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। तो ये भी आपका साल्ट है, ये भी आपका साल्ट ही है। तो यहाँ पर हम अगर पूछा जाए कि लवण सेतु इसमें हम कौन सा विलयन भरे रहते हैं तो आप बताओगे KNO3 जिसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा आप बता सकते हो पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अगला है इस सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसमें ये थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो गया है, इस सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, यहां पर इसको काट के हम लिख देंगे प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस ओर होता है, ठीक है, किस ओर होता है। अगर पूछा जाए कि जैसे ही साल्ट जोड़ेंगे इसमें विलयन डालकर तो इसमें हमने बताया कि रिएक्शन होगा, अभिक्रियाएं होगी, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा, तो वह पूछ रहा है कि कैथोड से एनोड की ओर होता है, यह भी पूछ सकता है एग्जामिनर, और पूछ सकता है कि एनोड से कैथोड की ओर होता है, किस ओर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर बताओगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर जैसे ही साल्ट जोड़ते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये देख रहे हैं एरो वैसे भी बना है, आप सब में बना होगा, कोई दिक्कत नहीं, सभी आप सभी लोग बना के जाओगे। तो इसमें आप बताओगे कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो एनोड से कैथोड की ओर होगा, क्या होगा, एनोड से कैथोड की ओर होगा, ठीक है। और चलिए इसमें इतना क्वेश्चन है आप सब, और कोई दिक्कत नहीं है, ZnSO4 का नाम पूछे, CuSO4 का नाम पूछे, जैसे आप बना के लेके जाओगे एग्जामिनर तुरंत पूछेगा कि ZnSO4 का नाम बताइए। ZnSO4 का भैया मैंने बता दिया है क्या, ZnSO4 का नाम जिंक सल्फेट, CuSO4 का नाम कॉपर सल्फेट। वैसे भी अगर पूछ ले, अगर एक्स्ट्रा अगर आप इसमें पूछा जाए कि Zn पे कितना पॉजिटिव होता है तो 2 पॉजिटिव होता है, SO4 पर कितना निगेटिव होता है, डबल निगेटिव होता है, CuSO4 में Cu पर कितना पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव होता है, SO4 पर कितना निगेटिव होता है तो डबल निगेटिव होता है। अब हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है, इसका आंसर बताना है कि डेनियल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप लोग प्रिय मेरे छात्र छात्राओं, इसको आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि डेनियल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, इसको कमेंट आप जरूर बताइए। और मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। चलिए इसके बाद हम कुछ न कुछ आपको 10 इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन बताते हैं, जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो आप सबसे पूछा जाने वालों में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जामिनर आते हैं बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, कुछ बालिकाएं होती हैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश से डरती हैं, उनको इंग्लिश में कुछ पूछ लो तो घबरा जाती हैं, घबराने घबराने के बाद उनको आता रहता है, फिर भी एग्जामिनर अगर सामने बैठ जाता है तो वो भूल जाती हैं। बहुत सारे ऐसे बालिकाएं हैं, बालक और बालिकाएं दोनों भी हैं। तो हम आपसे सबसे एकदम छोटा सा छोटा क्वेश्चन बताना चाहते हैं जो एग्जामिनर पूछता है, वो भी फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं तो वो भी पूछते हैं, भाई 200-300 बच्चे होते हैं तो जल्दी जल्दी में, जैसे आप गए तो आप तुरंत गए तो वहां पर आपसे पूछ लेगा कि केमिस्ट्री की स्पेलिंग बताइए। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन। तो कुछ बच्चे हैं जो नहीं बता पाते हैं, तो आप लोग केमिस्ट्री की स्पेलिंग पहली बात तो याद करके जाइएगा, दूसरा साइंस की स्पेलिंग आप लोग याद करके जाइए। और उसके सिवा हम 10 यहाँ पर सूत्र लिख रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर अधिकतर उसी क्वेश्चन को पूछता है। आप जो चार्ट पेपर लेके गए हो, मान लो उसको देखता है, उससे क्वेश्चन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको हम बताने वाले हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये समझिए, चाहे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल पूछे और चाहे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछे, तो उसको घबराना का नहीं है, चाहे तनु पूछे चाहे सांद्र पूछे, उसका होता है H2SO4। H2SO4 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? H2SO4। ठीक है, H2SO4, H2SO4, H2SO4। ठीक है, दूसरा अगर क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि भैया यूरिया का सूत्र बताइए। ठीक है, यूरिया, तो यूरिया का सूत्र हमारे सब पुराने जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, जो पढ़ने आते हैं, जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे हैं और वो उनको सब ये सब पता है, ये सब बहुत अच्छे तरीके से पता है, उनको रटने की आवश्यकता नहीं है। यूरिया का अगर जो बच्चे नए नए जुड़े हैं, जो अभी थोड़ा सा इसको नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, वो आप इनसे पढ़ सकते हो और ये मेरी वीडियो देखकर आप याद करके जा सकते हो, बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपकी वीडियो। यूरिया का सूत्र अगर पूछता है, अगर आपसे पूछते हैं कि यूरिया का भैया सूत्र बताइए, तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। क्या होता है? NH2 NH2CONH2। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ये सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तीसरा 10 क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर पूछते हैं आपके एग्जामिनर कि आप ये बताइए कि जैसे बेंजीन का सूत्र पूछ लेते हैं, बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन का जो सूत्र होता है, बेंजीन का जो सूत्र होता है, बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बेंजीन का सूत्र क्या होगा? C6H6। चौथा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे नाइट्रोबेंजीन का आपका पूछे, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का सूत्र अगर आपसे, नाइट्रोबेंजीन का अगर सूत्र पूछे, नाइट्रोबेंजीन का सूत्र पूछे तो क्या होता है, क्या होगा वो? नाइट्रोबेंजीन का सूत्र अगर पूछे वो होता है बच्चों C6H5NO2। C6H5NO2। ठीक, ये 4 क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और ग्लूकोज का सूत्र भी पूछे, ग्लूकोज 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 का सूत्र अगर आपसे पूछते हैं तो उसका सूत्र बताओगे C6H12O6, C6H12O6। इस तरीके से बहुत सारे आपको हम सूत्र बताने वाले हैं। और जैसे जो भी सूत्र आप लोगों को न पता हो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, उसको हम तुरंत बता देंगे। ग्लूकोज का हम कुछ आप लिख देते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लेना और उसके बाद वो सूत्र आप याद करके चले जाना। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का सूत्र, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, एक होता है टॉलुइन का सूत्र, एक होता है टॉलुइन का सूत्र, आप पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद
आप चीनी का सूत्र पढ़ के चले जाइएगा, चीनी का सूत्र, और एक लाल दवा का सूत्र पढ़ के जाइएगा, लाल दवा का, और एक हम लिख दे रहे हैं लाल फास्फोरस का सूत्र आपसे पूछ सकते हैं कि भैया बताइए लाल फास्फोरस का सूत्र क्या होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस, चीनी, लाल दवा का सूत्र, लाल फास्फोरस का सूत्र। और एक है जो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है फार्मिक अम्ल का सूत्र। फार्मिक अम्ल का सूत्र, फार्मिक अम्ल का सूत्र आप सबसे पूछ सकते हैं कि फार्मिक अम्ल का सूत्र बताइए। इसके सिवा बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वाइबा के लिए। जब वाइबा आपका लिया जाता है तो उसमें अधिकतर सूत्र पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी को, अगर ये सब क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो हम, आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, हम सभी को बता देंगे। ओके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें।